झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर बवाल हुआ है। साथ ही बालू को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए गए। सदन के बाहर और भीतर कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने सवाल उठाए, तो वहीं लगातार दूसरे दिन सदन में स्वास्थ्य मंत्री और इरफान अंसारी के बीच में आपने देखा होगा प्रदीप यादव के बीच में नोकझोंक हुई थी और आज तीसरे दिन भी वो नोकझोंक देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट में। सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सवाल, विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, सदन में बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। झारखंड में सामान्य कानून व्यवस्था तो खराब है ही, उसका एक एक करके कहूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, बाकी हमारे और साथी लोग उस पर विषय रखेंगे। लेकिन झारखंड में आतंकवादियों का भी बड़ी एक गढ़ बनते जा रहा है। पिछले 4-5 सालों में काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई, 10-11 लोगों की ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसका ऑल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जिन लोगों का संबंध रहा है। लेकिन वो तो केंद्र की या भिन्न भिन्न राज्यों की पुलिस ने पकड़ा, लेकिन झारखंड सरकार के जो एसटीएफ है या झारखंड सरकार की जो पुलिस प्रशासन है, इसको उस पर देखना चाहिए, लेकिन ये कुछ देखते नहीं है, ये लोग बिल्कुल शांत रहते हैं। बालू पर भी सदन में बवाल, बीजेपी ने पूछा कब मिलेगी सस्ती बालू, सरकार का जवाब 100 रुपए में मिल रही 100 CFT बालू। जो भी बालू मिल रहा है काफी ऊंचे दामों पे मिल रहा है, और जो ब्लैक से मिल रहा है तो फिर ऐसे सरकार है तो उसको जो राजस्व मिलना चाहिए, जो सरकार के सिस्टम के अनुसार होना चाहिए। 2025 का बालू का नीलामी का पॉलिसी है, वो ऐसा पॉलिसी पैकेज बना के है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड का कोई भी आदमी वो बालू घाट का नीलामी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। फिर दिल्ली और मुंबई के लोग आएंगे। 374 घाट पूरे राज्य में महोदय केवल 100 रुपया में 100 CFT बालू दे रही है, केवल 100 रुपया में 100 CFT बालू मुहैया करा रही है महोदय। सदन में प्रदीप यादव और इरफान अंसारी में नोकझोंक, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के सवाल पर हुई नोकझोंक, मंत्री के जवाब पर प्रदीप यादव ने उठाए सवाल। हमने कहा फ्री होता है कि नहीं ये बताएं। वो आप सर बिल्कुल फ्री होता है। खून कौन नहीं, खून के पैसे कौन लेंगे सर? खून के पैसे कोई नहीं ले सकता है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय कोई ले सकता है खून के पैसे। ये जो आयुष्मान योजना के तहत उनके पेमेंट देने पड़े हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये है मेरे पास, उसको जांचवा लीजिए। ये है और देना पड़ता है, सदन को गुमराह न करें। ये बड़ा विषय अध्यक्ष, ठीक है, उसको जांचवा लेंगे। ये केवल यही नहीं, और जिस हम जो मुख्य सचेतक की पोती की बात हमने कही, वो पारस में उन्हें कराना पड़ा, दूसरे जगह नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय, जिसके भुगतान की रिसीट है मेरे पास। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से लेकर बालू पर सदन में बवाल हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जहां बीजेपी ने प्रदर्शन किया, तो वहीं सदन के भीतर भी सवाल उठाए। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने गृह विभाग के लिए आवंटित राशि पर भी सवाल उठाए। बाबूलाल ने कहा है कि गृह विभाग पहले से आवंटित राशि को खर्च नहीं कर पाया। उन्होंने कहा है कि खटारा गाड़ी के भरोसे पुलिस काम कर रही है। बाबूलाल ने यह भी कहा कि झारखंड में ना तो अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, ना ही आतंकियों पर और ना ही अवैध बूचड़खाना पर। उन्होंने जेएमएम विधायक से कहा है कि ईमानदारी का काम कीजिएगा तो ना ईडी आएगा और ना ही सीबीआई। लाल जी, आप इतना डरिए मत, ईमानदारी से काम करिए, प्रामाणिकता से काम करिए, ना कोई ईडी आएगी ना सीबीआई आएगी। देखिए, अगर आप गड़बड़ करोगे तो फिर तब डरना स्वाभाविक है और डरना भी चाहिए जो गड़बड़ कर। इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने MBBS में दाखिला की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, काउंसलिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ये झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, इनको अपना पोर्टल से इसको लिंक कर देते तो ये गड़बड़ी नहीं होता, लेकिन उन्हें जानबूझ करके नहीं लिंक किया ताकि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना के लिए। ध्यान आकर्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव में तीखी बहस भी देखने को मिली। प्रदीप यादव के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री फंसते नजर आए। मंत्री के जवाब पर प्रदीप यादव ने सवाल उठाए और सदन को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। प्रदीप यादव ने सबूत के साथ अपनी बातें रखी। बाद में स्पीकर ने मामले को संभाला। सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई,
चर्चा में 13 सदस्यों ने भाग लिया, जिसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जवाब भी दिया। वित्त मंत्री ने झारखंड का खजाना खाली होने से साफ इनकार किया। मंत्री ने केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेलेपन व्यवहार करने का भी आरोप लगा दिया। नक्सल नियंत्रित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है महोदय, और भारत सरकार ने सौतेला व्यवहार करते हुए एसआरई का जो फंड हमें मिलता था झारखंड को, वो एसआरई फंड बंद कर दिया, जिसके कारण ये अवस्था उत्पन्न हो गई। गाड़ियां नहीं चल रही है, लोगों के पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे। वित्त मंत्री के जवाब से नाराज बीजेपी ने सदन का वॉकआउट किया, जिसके बाद बीजेपी की गैर मौजूदगी में सदन से 7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित किया गया। न्यूज़ 11 भारत के रांची से विपिन, राकेश और रुचि की रिपोर्ट। देखिए, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी तमाम मुद्दे सदन के अंदर गूंजते हुए नजर आए, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ आरजेडी से क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। क्षितिज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। बीजेपी से प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। कांग्रेस से सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। सुनील जी, सबसे पहले आपके पास ही जाना चाहेंगे। देखिए, तमाम मुद्दे पर बातचीत होती रहेगी, लेकिन हमने देखा है कि आपके ही पार्टी के जो दो नेता हैं, जो आपस में उनके बीच में नोकझोंक होती हुई नजर आई, यानी कि हम प्रदीप यादव और इरफान अंसारी की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या समन्वय सही में नहीं हो रहा है, या फिर सही में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जो सवाल पर वो भड़के, वो बात सही कही थी प्रदीप यादव ने? अंकिता जी, निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था में सदन एक महत्वपूर्ण जगह होता है। सदन के अंदर जो विधायक हैं, मंत्री हैं, पक्ष हैं, विपक्ष हैं, अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, और राज्य से भी जो महत्वपूर्ण समस्याएं आता है, उस समस्या को विधायक अपने मंत्री के समक्ष रखने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रदीप यादव जी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, और डॉक्टर इरफान अंसारी साहब झारखंड सूबे के मंत्री हैं। तो इसको आप सकारात्मक रूप में लें कि एक लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखने का काम किया। उन्होंने प्रश्न किया, और जवाब से जब संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने बार बार प्रदीप यादव जी ने कहा कि भाई आप स्पष्ट जवाब दीजिए और स्पष्ट बात राज्य के वासियों को बताने का काम करिए। तो इसको हम नोक झोंक में न लें, सकारात्मक रूप से राज्य सरकार प्रदीप यादव जी ने और डॉक्टर इरफान अंसारी साहब से प्रश्न किया, और डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रयास किया सफलता के साथ उनकी जवाब देने का, और उन्होंने जवाब देने का काम भी किया है। तो मैं इसको सकारात्मक रूप से राज्य के विकास के लिए, राज्य के जन समस्याओं के लिए सदन एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पर पूरे राज्य के 4 करोड़ जनता का विश्वास वहां पर बसता है। 81 विधायक वहां पर हैं, जो 81 विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं, उस सदन के माध्यम से ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात को सदन के अंदर रखते हैं। तो उन्होंने बात रखने का काम किया है, इसलिए मैं इसको सकारात्मक रूप से लेता हूं, और राज्य हित में जो बात किया गया उसको सकारात्मक रूप से लेने का काम करता हूं। बिल्कुल, और देखिए सुनील जी ने कहा है कि वो सकारात्मक रूप से इसे ले रहे हैं, और सभी को लेना भी चाहिए। क्षितिज जी हमारे साथ बने हुए हैं। क्षितिज जी, देखिए अभी आप लोग भी सरकार में हैं, और जिस तरीके से नोकझोंक हुई है और थैलेसीमिया पीड़ितों की बात हो रही है, चाहे वो हंसदिया में चोरी का क्यों ना मामला हो, वो प्रदीप यादव ने साफ तौर पर सबूत भी दिखाए। उसके सबूत के, और साफ तौर पर इरफान अंसारी का भी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था कि सबूत दिखाए या तो माफी मांगे। तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारे जब जो विधायक होते हैं, जब वो सदन में होते हैं तो वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो अपने विधानसभा के प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, और वो अपने विधानसभा के मुद्दे जो है, और जो सरकार के बेसिक मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उसको उठाते हैं। और हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमें विपक्ष की भी भूमिका निभानी है और सत्ता पक्ष की भी भूमिका निभानी है। वो इसलिए निभानी है क्योंकि विपक्ष सोया हुआ है। विपक्ष सवाल पूछना नहीं जानता। विपक्ष ये जानता है कि जब शून्यकाल का समय होता है, जब विधायक अपनी मांगों को रख रहे होते हैं, तब जाकर के अपनी क्षेत्रों की समस्याओं को रख रहे होते हैं, तब वो भेल में जाकर के खड़ा हो जाता है विपक्ष। हमें बहुत दुर्भाग्य लगा कल जब हमने देखा कि जब खिजरी के विधायक उत्पाद सिपाही जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको जब हमारी सरकार ने कहा था कि आपको सरकारी उनके परिवार को नौकरी दिया जाएगा, उसकी मांग कर रहे थे कि 2 उत्पाद सिपाही की मृत्यु हुई थी उनके विधानसभा में, तो उनको सरकारी नौकरी अभी तक नहीं दिया गया है। उस वक्त भी विपक्ष भेल में खड़ा था और विपक्ष चिल्ला रहा था। विपक्ष ने कहा कि छात्रवृत्ति पे हम क्यों नहीं बात करते हैं आप? हमने बात किया, हमने ये बात को रखा कि कितनी पैसे केंद्र सरकार ने रोक करके रखा है,
आज छात्र हमारे रोड पर हैं। कितने छात्र हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि वो उस छात्रवृत्ति से पढ़ाई करते थे। और जब हमने सवाल पूछा और जब हमने वो बताया कि इतनी इतनी हमारी मांगे थी, वो मांगों को सरकार, केंद्र सरकार नहीं दे रही थी, तब ये मौन हो गए। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम केंद्र सरकार से कहें कि नहीं, आप जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा कीजिए, आप दीजिए जो पैसा है छात्रों के हक का। लेकिन ये नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों? क्योंकि इनको झारखंड की चिंता नहीं है, इनको अपनी राजनीति की चिंता है कि हम अपनी राजनीति को कैसे बरकरार रखें। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन छात्रों के लिए कहना चाहता हूं कि यदि बीजेपी मांग नहीं कर सकती है तो एक बार कह दे कि केंद्र सरकार झारखंड को इसलिए पैसा नहीं देगा, क्यों? क्योंकि यहां के जो गरीब जनता है, जो यहां के वोटर है, उन्होंने नकारा है। उसका सजा अगर बीजेपी दे रहा है तो वो कह दे कि हम पैसा नहीं देंगे, केंद्र सरकार यहां पे पैसा नहीं देंगे, जो हमारे हिस्से का होगा वो हम अपने छात्रों को देंगे। केवल एक बार ये बोल तो दे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, वो बोले, इसके बाद जाकर के हम लोग पैसा दे देंगे। तो हमारी दोनों मांग है, या तो आप पैसा दीजिए हमारे छात्रों का, या नहीं तो आप ये कह दीजिए कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहां के छात्रों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां के आदिवासी ने, यहां के अल्पसंख्यकों ने, यहां के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। चलिए इसका जवाब हम बीजेपी से ही ले लेते हैं। क्षितिज जी, आपने प्रतुल जी आपने सुना होगा साफ तौर पर क्षितिज जी क्या कह रहे हैं, और ये भी उनका आरोप ये रहता है कि जब हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं तो विपक्ष सुनने का काम नहीं करती है, विपक्ष वेल में चली जाती है या तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। हमने आज भी देखा कि कई ऐसे मुद्दे जब वहां पे चर्चा हो रही थी तो सदन से बाहर आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। आखिर इन परिस्थिति में सरकार जब जवाब दे रही है तो आप लोगों के सुनने की भी जवाबदेही होनी चाहिए। इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अंकिता, माफ कीजिएगा, प्रश्न तो विपक्षी कहेगा ना, पूछेगा, और जो जवाब है वो सत्ता पक्ष को ही देना होता है। देखिए आज जो सदन में हमने दृश्य देखे उसमें 2-3 दृश्य बड़े रिमार्केबल थे, जो मुझे लगता है कि आके लंबे समय तक इनकी चर्चा होगी। प्रदीप यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस राज्य में ब्लड जो है वो बिक्री हो रही है, जो पूर्णतः गैर कानूनी है। और जो इरफान अंसारी साहब थे वो उस पर नहीं माने। दोनों में जिस तरीके का वार्तालाप हुआ और उसके बाद स्पीकर को नियमन देना पड़ा, स्पीकर को रूलिंग देनी पड़ी कि नहीं साहब जो मंत्री बोल रहे हैं वही सही। हालांकि प्रदीप यादव अंतिम तक असंतुष्ट थे। ये किसी भी तरीके से बहुत प्लेजेंट एक्सचेंज नहीं था। दूसरी बात, राधाकृष्ण किशोर जी माननीय वित्त मंत्री जी ने बाहर भी कहा था विधानसभा के, और आज विधानसभा के भीतर भी कहा कि राज्य में पैसे की कोई कमी नहीं है, राज्य का खजाना खाली नहीं। हाँ, उन्होंने केंद्र से जो ड्यूज थे उनका जो पक्ष था उसके बारे में बोला, केंद्र का दूसरा पक्ष है। दूसरी बात, मैं आज बाबूलाल मरांडी जी ने जो कहा था, जिस पर आज हमारी डिबेट भी है, कि जिस तरीके का उन्होंने बताया था कि देखिए राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति किस तरीके से चौपट है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वही होता है जिसमें संज्ञेय अपराध होता है, जिसमें कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, लोगों को जमानत लेनी पड़ती है। मैं बहुत संक्षेप में 1-1.5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार 2020 में 51,033 संज्ञेय अपराध था, 2021 में इसकी संख्या 47,684 थी, 2022 में इसकी संख्या 48,726 थी, 2023 में इसकी संख्या 63,838 थी, 2024 में इसकी संख्या 52,000 से ज्यादा थी। कुल मिलाकर पहले 5 वर्षों में 2,60,000 से ज्यादा संज्ञेय अपराध इस राज्य में हुआ था। 2026 का आंकड़ा, माफ कीजिएगा 25 का आंकड़ा आना भी बाकी है, दिसंबर भी बचा हुआ है। और 8,000 रेप केसेस इन अभी तक आप देखेंगे सरकार के 5 साल और अभी 6 साल हो गया, 6 साल के 1 महीना पहले का कम कर दें जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा अपडेटेड है, 8,000 रेप केसेस हुआ है, आप सोचिए, और 10% भी कन्विक्शन रेट नहीं हुआ है। और दूसरी बात, बाबूलाल मरांडी जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि राज्य में कैसी स्थिति है। 9 जनवरी को जो पत्रचार हुआ था गृह मंत्रालय में और सरकार के बीच में, जो वित्त विभाग से कहा था, इन्होंने अपना जो रियलिटी फिगर था, देखिए 1391 4 व्हीलर्स हैं झारखंड पुलिस के पास, जिनमें से 933 कंडम थे। ये होम डिपार्टमेंट का लेटर था। 78% जो वाहन थे वो कंडम थे। 1230 बाइक्स थी, उसमें से 898 कंडम थे, यानी 84%। तो आप सोच सकते हैं कि पुलिसिंग कैसे हो रही होगी। एक चीज और है कि जो आतंकवादियों हैं उनकी आश्रय स्थली झारखंड बनता जा रहा है। अब मई 2025 में अमर यासार पकड़ा गया, जो इंडियन मुजाहिदीन का बड़ा आतंकवादी था, वो धनबाद से। दानिश पकड़ा गया 1 सितंबर को एक्सप्लोसिव्स के साथ। डॉक्टर इश्तियाक के बारे में सब लोग जानते हैं कि बहुत प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में वो काम करता था, 2024 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
इसी तरीके से देखिए शाहबाज अंसारी AQIS का मॉड्यूल था, अल्ताफ अंसारी AQIS का मॉडल था। ये सारी गिरफ्तारियां 2022, 23, 24 के मैं बता रहा हूं। अयान जो HUT का जो था हिजबुल्लाह का वो ऑपरेटिव था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। मोहम्मद रिजवान AQIS का ऑपरेटिव था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और पटना ब्लास्ट के जो तार थे, जो मोदी जी की 2023 की रैली थी, काफी लोगों को भी फांसी हुई, वो माफ कीजिएगा 2013 की जो रैली थी, उस समय UPA का शासनकाल था केंद्र में, उसमें जो लोग मुख्य थे उनका सबका कनेक्शन रांची था साहब। इम्तियाज अंसारी, नोमान, इफ्तिकार, फिरोज, मुजीबुल्लाह, ये सारे लोग थे। एक आज और इम्पोर्टेंट मुद्दा उठा जो बूचड़ खाने की बात थी कि राज्य में धड़ल्ले से सरकार के संरक्षण से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के कारण बूचड़ खाने और प्रतिबंधित मांस जो है उस पर लगाम नहीं लगी। इसका सबसे ताजा उदाहरण है 31 अक्टूबर 2025 को जब आजाद बस्ती में छापा हुआ, तो यहीं पे इसी शहर के बीच से, आजाद बस्ती बिल्कुल शहर के सेंटर में है, अवैध बूचड़ खाना बरामद हुआ, उसकी रिकवरी हुई और जो प्रतिबंधित मांस था उसकी भी रिकवरी हुई। और किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई साहब? नाजिम की, शाकिर की, कादिर की, तौफीक की, कुरैशी की, शादाब कुरैशी की। तो काफी लोगों की गिरफ्तारियां जो हुई हैं, ये तमाम तरीके से ये साफ दिखा रहा है कि ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल्ड है। आतंकवाद पर नकेल नहीं कस पा रहा है। ATS ने कितने लोगों की गिरफ्तारी की? बिल्कुल नहीं किया। NIA आ जाती है दूसरे सेंटर से, वो गिरफ्तार करके ले जाती है यहाँ से आतंकवादियों को। और दूसरी बात मैं सुन रहा था छात्रवृत्ति की बात। छात्रवृत्ति में SC, ST, OBC को जो स्कॉलरशिप दिया जाता है वो पूर्णतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, उसमें केंद्र का अंशदान नहीं होता। और केंद्र का अंशदान जिन योजनाओं में है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, मनरेगा योजना की बात करें, तो उसमें केंद्र को यूटिलिटी सर्टिफिकेट राज्य को देना पड़ता है कि आपने। चलिए बिल्कुल प्रतुल जी, और आपने लॉ एंड ऑर्डर की भी देता है। प्रतुल जी, आपने जो सवाल किए हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार में जो है उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सुनील जी, आपने सुना प्रतुल जी ने कई आंकड़े के साथ तमाम जानकारी दी, और साफ तौर पर आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि सरकार में ना तो अपराधियों पर कोई कार्रवाई हो रही है और ना ही आतंकियों पर, क्योंकि कई ऐसे आतंकी जो है वो भी इस क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए झारखंड से। तो क्या आप भी ये मान रहे हैं कि झारखंड सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पर कोई लगाम नहीं है? अंकिता जी, बाबूलाल मरांडी जी जो हैं, इनकी आदत है मीडिया में बने रहना, और भारतीय जनता पार्टी की आदत है मीडिया में बने रहना। इस सारे आरोप जो है निराधार है। देखिए, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी जो बात करते हैं, बाबूलाल मरांडी जी जो वैसे व्यक्ति हैं कि इस राज्य की जनता उन पर विश्वास नहीं करता है। 2006 से 2020 तक बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार कोसते रहे हैं, और वह बाबूलाल मरांडी जी जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर यह कहते रहे कि हम अब छत से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं जाएंगे। तो वैसे बाबूलाल मरांडी जी की बातों पर बाबूलाल मरांडी जी कुछ दिन पहले कहा था, इसी सत्ताधारी दल पर आरोप लगाया था कि मुझे सत्ताधारी दल से अपने जान की खतरा है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी थाने में FIR के तो बताने का काम करे। बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही यह बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल टाइगर की हत्या होती है और हत्या का सूत्रधार भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। जब गिरफ्तारी होती है तो सारा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ताला लग जाता है। बाबूलाल मरांडी जी यह बताएं कि जब कांके में बच्ची के साथ पेट्रोल छिटा जाता है, उसके जब लोग पकड़े जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सूत्रधार पकड़े जाते हैं, तो उसको बचाव के लिए बाबूलाल मरांडी जी बात करते हैं। अब मैं आता हूं, झारखंड की पुलिस ने 2025 में जो अभी डाटा मैं बताता हूं कि 25/10/2025 को सभी समाचार पत्रों में छपा था झारखंड पुलिस के द्वारा कि 10 माह में झारखंड पुलिस ने 266 नक्सली और उग्रवादी गिरफ्तार किया, 30 सरेंडर किए, 33 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए, 186 वारंटी गिरफ्तार हुए, 4 कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए, 47 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार हुए, 106 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी, और 25/10/2025 के बाद आज तक विभिन्न अपराध में शामिल झारखंड के 129 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। जो आपसे 5 दिन पहले गुमला का 23 साल से गुमला सिमडेगा और लोहरदगा का 10 झिंगुर ग्रुप के सुप्रीमो आपका रामदेव उरांव की गिरफ्तारी हुई है। तो ये झारखंड पुलिस की सफलता है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार बदनाम करने की काम करती है, और ये आतंकवाद की बात करते हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जी यह कहा करते थे कि चिड़िया भी पर नहीं मर पाएगा, और कैसे गृह मंत्री अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी जी और बैठे हुए प्रवक्ता बताएं कि दिल्ली में कैसे IDX पहुंचा,
कैसे दिल्ली में पहुंच गया, कैसे दिल्ली में धमाका हुआ, दिल्ली के लाल किला में हमारे 12 भारतीय मारे गए, 20 हमारे घायल हुए भारत के लोग कैसे पहुंच गए। जो यह कहता हो कि पर नहीं मारेगा और आतंकवादी दिल्ली और राजधानी में घुस जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी। बाबूलाल मरांडी को इस राज, बाबूलाल मरांडी जी पर इस राज्य के लोग विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करेंगे। उनका अपना एक्सेप्टेंस इस राज्य में नहीं है। अंकिता जी, जो बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी नेता होते हुए आदिवासी सीट से डर से नहीं लड़ सकते हैं, वो व्यक्ति समान सीट से राज धनवार से चुनाव लड़कर चुनाव जीतने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हमारे आपका राधाकृष्ण किशोर साहब वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट करने का काम किया। उन्होंने बात उठाया कि भाई इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जो झारखंड संघीय ढांचा में 40% मिनरल इस राज्य से पूरे देश को लोकतांत्रिक और संघीय ढांचा में सप्लाई करता है, जाता है, जिससे पूरे देश में बिजली और अन्न उत्पादन होता है, उस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस राज्य की राशि नहीं दी जा रही है। इस राज्य की राशि का जब मांग किया जाता है तो भारत सरकार इनकार कर देती है। तो हमारी बात जो है भारतीय जनता, हमारे महागठबंधन के नेता, महागठबंधन के मंत्री अपने बात जब रखते हैं पटल पर, और पटल पर सदन में बात रखते हैं और देश के पत्राचार के माध्यम से इस राज्य के 4 करोड़ जनता का हक और हकूक और अधिकार की जब मांग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की लोकतांत्रिक सरकार, महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने की लगातार साजिश करती है और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर करके महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने का जो साजिश कर रही है। सुनील जी, आपने जवाब दिया प्रतुल जी के, जो प्रतुल जी ने सवाल उठाया आप लोगों के ऊपर, उसका आपने जवाब दिया। क्षितिज जी, देखिए सुनील जी ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तो क्या आप भी इससे सहमत है? क्योंकि आप लगातार हम देख पा रहे हैं कि आप लोग भी कई ऐसे मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। देखिए अंकिता जी, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं। आपको याद होगा जब जेएसएस सीजीएल एग्जाम हुए थे तब यही लोग थे, और इवन इनके युवा के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बता दिया था कि हेमंत सोरेन जी और तमाम नेताओं ने 50-50 लाख रुपया लेकर के पेपर को लीक करवाया है, बकायदा डेटा दिया था और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। वो अलग बात है कि ये लोग खाली मीडियाबाजी में रह जाते हैं। ये लोग इसका विरोध कर रहे थे, आखिरकार क्या हुआ? कोर्ट का ऑर्डर क्या आया? आप बताइए कि क्या उन छात्रों के साथ ये दगाबाजी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जो छात्रों ने मेहनत किया था और अपने मेहनत से एग्जाम दिया, उन छात्रों को का एग्जाम रोकने का काम किया गया था, उनकी नियुक्ति रोकने का काम किया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके मुकरेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी आज इस बात को के लिए माफी मांगेगा क्या कि वो छात्रों का विरोध कर रहा था, उन छात्रों का विरोध कर रहा था जो छात्र पास किए थे अपने मेहनत से? आज ये भारतीय जनता पार्टी और पूरा विपक्ष का क्या हालात है अंकिता जी? ये केवल मीडिया पर सवाल उठाते हैं, मीडिया में आकर के जमीन पर ये नहीं दिखते हैं, और इनसे अगर कोई जमीनी बात की आप वो कीजिएगा तो ये केवल हवाई बातों पर रह जाते हैं। हम तो पूछ रहे हैं 2025 में, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले कि 2024 में जब कोयला मंत्री जी आए हुए थे यहां उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम बनाएंगे कमेटी, और कमेटी बना करके जांच किया जाएगा और जो रॉयल्टी बकाया है उसको पैसा दिया गया। वो कमेटी कहां गया? कब बनाइएगा आप? 1 साल तो बीत गया, कमेटी कब बनाइएगा? नहीं बनाया गया। जब सदन में पप्पू यादव जी ने सवाल पूछा, कहा कि एक भी पैसा बकाया नहीं है। इनके लोग 2005 से लेकर के अब तक एक बार भी सवाल पूछने का हिम्मत नहीं जुटा पाए, सदन में ब्रेकडाउन देने का हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हां हमारा हक का पैसा भाई दीजिए। कांग्रेस से ही मांगते, नहीं मांग पाए, और झारखंड का पैसा के लिए जब झारखंड लड़ रहा है तो उनके खिलाफ है, ये युवाओं के खिलाफ है, ये लोगों के खिलाफ है। हम एग्जाम करवाते हैं, हेमंत सोरेन जी बार बार बोलते रह गए कि पेपर लीक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन ये लगे रह गए। क्यों? क्योंकि युवाओं का विरोध कर रहे हैं। क्षितिज जी, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब प्रतुल जी से ही ले लेते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रतुल जी। देखिए, सबसे पहले बहुत कंफर्टेबली कांग्रेस और जो उनका गठबंधन था राजद और जेएमएम का, वो जीत कर इस पर आया, लेकिन उसके बाद भी बाबूलाल जी का डर कहीं ना कहीं सर चढ़कर बोलता है। कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता ने अपने संबोधन में 9 बार उनका नाम लिया, मैं गिन रहा था। जितनी बार वो बाबूलाल मरांडी जी के फोबिया से ग्रसित होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण अंकिता आज भी है कि बाबूलाल मरांडी जी
आज भी सरकार को शीशा दिखाते हैं। और दूसरी बात कि जो उग्रवाद और तमाम चीज़ों की बात कह रहे थे, तो बाबूलाल मरांडी जी के बड़े बेटे की हत्या इन्हीं उग्रवादियों ने की थी, सर्वोच्च शहादत हुई थी। बाबूलाल मरांडी जी ने वो अपने पुत्र की पीड़ा को भी झेला है। और उग्रवाद में तो झारखंड ही क्या, पूरे देश में गृह मंत्री जी का ऐलान है कि 31 मार्च 2026 तक हम उग्रवाद को समाप्ति करेंगे। बड़ी सफलताएं मिल रही हैं और केंद्र सरकार जो झारखंड में भी ऑपरेशन चला रही है, वो यहाँ की सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और जो स्टेट एसटीएफ है, जैसे झारखंड जगुआर कहते हैं, ये फ्रंटलाइन फोर्सेस हैं, ये मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चला रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कम से कम उग्रवाद के मामले पर बेहतर समन्वय होता है। अपराध के जो आंकड़े इन्होंने गिनाए, 2,60,000 संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जब हो रहे हैं एक 5 वर्ष के कार्यकाल में, यानी 60,000 के आसपास आपको प्रत्येक वर्ष या 55,000 के आसपास हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं विधि व्यवस्था की स्थिति क्या है। कौन भूल सकता है बेटियों की चित्कार। 8,000 रेप केसेस, ये कभी आज तक झारखंड के इतिहास में नहीं हुआ था, जब 5 वर्षों के हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 8,000 रेप केसेस हुए हैं। और चलिए बिल्कुल प्रतुल जी, और इन तमाम तरह के जो सवाल है, समय की थोड़ी कमी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 25,000 बिहार में हुए, विधि व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाते आए हैं, सरकार उसी तरीके से काम आगे करती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल सदन के पटल पे तमाम मुद्दे रखे जा रहे हैं और आपने हमें समय दिया। आरजेडी से क्षेत्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल